नमस्कार, देवभूमि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। नजर डालते हैं इस हफ्ते की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं मां धारी देवी की। पौराणिक धारी देवी मंदिर की मूर्ति को लगभग 9 साल बाद अस्थायी मंदिर से स्थायी मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। मंदिर के पुजारियों द्वारा शनिवार सुबह 7:15 पर चर लग्न में मूर्ति को अस्थायी मंदिर से उठाकर 8:10 पर स्त्री लगन में नई मंदिर में स्थापित किया गया। प्रातः शुभ मुहूर्त जिसे अरुणोदय काल कहते हैं, सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार प्रातः ठीक 3:30 बजे से यहाँ पे पूर्ण विधि विधान से पूजन अर्चन कार्य आरंभ किया गया। और अरुणोदय काल के ठीक जब चर लग्न स्थिर हुआ था तो चर लग्न में माँ भगवती के जो पुराना मंदिर था जहाँ पे माँ भगवती अभी तक विराजमान थी, चर लग्न में माता को यहाँ तक चलाया गया। और चर लग्न में क्या होता है कि चर लग्न में चलने का लग्न होता है, इसलिए माता को वहाँ से चलाया गया। और स्त्री लग्न में माता को ठीक उसके नवनिर्माण मंदिर में जो है विराजमान करवाया गया। वहीं मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 10 बजे के बाद दर्शन के लिए खुले गए। इस दौरान श्रीनगर विधायक व उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मां की आराधना के लिए मंदिर पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो मैं मां धारी देवी में आज जो यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की गई और 9 साल बाद आज धारी देवी अपने मूल स्थान पे आई है। मैं अपनी ओर से, राज्य सरकार की ओर से सभी भक्तों को बधाई दे रहा हूँ कि आज बड़ा काम हो गया है। और साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के विकास के लिए हम कोई कमी नहीं करेंगे, चाहे यहाँ के रास्ते हों, चाहे रोड हो, चाहे यहाँ पे स्नान घाट बनाना हो, ये सारा काम जो है निकट भविष्य में किया जाएगा। और आज चूँकि पूरे देश और प्रदेश के हमारे जो कुल देवी है और धारी देवी जो पूरे देश और विदेश में विख्यात है, आज एक बड़ा अनुष्ठान यहाँ पे करके जो है स्थापित की गई है। और मैं सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण देने पर शनिवार को भाजपा महिला मोर्चा और अलग अलग संगठनों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। हमारे राज्य में मातृशक्ति काफ़ी कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और काफ़ी संघर्ष उनके जीवन में है, क्योंकि अन्य स्थानों से हमारे यहाँ का जीवन मातृशक्ति के लिए बहुत कठिन जीवन है। इसलिए पहले से जो हमारा यहाँ पर आरक्षण चल रहा था, उस आरक्षण को बीच में रोक लगी थी माननीय न्यायालय में और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। हम विधेयक लेकर आए और अभी 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। महामहिम गवर्नर साहब ने भी उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मैं राज्यपाल महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, अपनी मातृशक्ति को शुभकामनाएं देता हूं कि वो निश्चित रूप से पहले की भांति और ज़्यादा द्रुत गति से वो समाज के हर क्षेत्रों में आगे आएंगे। दरअसल नवंबर माह में विधानसभा सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को सदन में पारित किया गया था। हाल ही में राज्यपाल से इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद सरकार की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। बेटियों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। जो हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उनको नौकरी के क्षेत्र में भी 30% आरक्षण मिलने के बाद वो उत्तराखंड की प्रशासनिक सेवाओं में यहाँ उत्तराखंड की सेवा कर पाएंगी। और जो उनका ध्येय रहता है कि हम अच्छी पढ़ाई करके कुछ अच्छे स्थान पर बैठ के लोगों की सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे और देश की सेवा करेंगे, इसके लिए उनके ध्येय को समझते हुए, उसके मन को भांपते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे करके उनके भविष्य को और उज्जवल बनाया है। जोशीमठ में भूदसाव को लेकर मुख्यमंत्री और शासन स्तर पर लगातार मंथन जारी है। प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा के अनुसार जोशीमठ के अब तक कुल 863 भवनों में ही दरारें हैं, जो कि स्थिर है। जो भवनों की संख्या है वो 863 ही है, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो डिस्चार्ज है जेपी कॉलोनी में वो घटी है, 180 से 171 हो गई है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड। जो सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया जो विस्थापित परिवार है वो 250 है, 252 से 250, यानी 2 लोग किराए पर गए हैं, तो उनकी संख्या में 2 घटी है। और जो किराए पे गए हैं परिवार वो 37 परिवार थे, जो किराए से पे गए थे वो 39 हो गई है।
बाकी जो हमारे आंकड़े हैं उसमें जो भूस्वामियों को इंटरिम रिलीफ दी गई है वो 224 परिवार हैं। 3.84 3,84,00,000 रुपये उनको वितरित की गई है। एक जो पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से अमर उजाला में था वो न्यूज़ कि 50 फीट गहरी दरारें हैं। तो थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि किसी भी संस्था की ऐसी रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है, मेरे ख्याल से आपको भी प्राप्त नहीं हुई होगी। तो इस तरह के न्यूज़ पे थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। अनलेस वी हैव वेरीफाइड साइंड रिपोर्ट, तब तक हम ना प्रकाशित करें। तो क्योंकि हमने भी बात करी है लोग संस्थाओं से, तो ऐसी हमें भी कोई सूचना नहीं दी है उन्होंने, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें। बाकी हमारी जो प्रीफैब हट्स तैयार होने थे वो 3 दिन का और समय लिया है उन्होंने। और बाकी ढाक में जो ट्रांजिशन शेल्टर्स के लिए ढाक में जो व्यवस्था की जा रही है ट्रांजिशन शेल्टर की, अगर आवश्यकता पड़ी तो उसका उपयोग होगा। वहाँ पर निर्माण के लिए लैंड डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही राहत वाली खबर ये है कि पानी के रिसाव में भी कमी आई है। ये जो बीच में आ रही थी कि दरारें भरी जा रही है, बेसिकली उद्देश्य यही था कि बारिश का पानी उसमें ना जाए, तो आइडिया यही था। तो पन्नी के साथ बिछाया ये किया गया है ताकि पानी उसके अंदर ना जाए। और कोई उसमें ये नहीं है कि भरने से ठीक हो सकता है, वो हम सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उसका तो यही था कि बारिश अभी होगी, जाड़े की बारिश जो होती है ठंड की, उसमें पानी ना जाए, दैट्स ऑल। अब पानी का रिसाव 180 एलपीएम से घटकर 171 एलपीएम हो गया है। अब तक 250 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। साथ ही 324 परिवारों को 3,84,00,000 की धनराशि बांटी जा चुकी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से चर्चा की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजकीय लक्ष्मण इंटर कॉलेज में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बच्चों को परीक्षा में मोटिवेट करने के लिए उपाय बताए, निश्चित तौर पर सभी विद्यार्थियों को उस पर अमल करना चाहिए। नहीं, आज तो बड़ा शुभ दिन है कि पूरे देश के सभी बेटे बेटियों को, सभी बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रधानमंत्री के रूप में भी और एक अभिभावक के रूप में भी, जो उनके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, उन परीक्षाओं में कैसे उन्होंने भाग लेना है, कैसे उमंग जीवन में रखते हुए उत्कृष्ट तक पहुंचना है, कैसे अपना श्रेष्ठ देना है, वो सारी विधाएं उन्होंने आज सभी बच्चों को बताई हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और सभी बच्चे आज जो परीक्षा पर चर्चा हुई है, उन सूत्रों को अपनाते हुए अपने जीवन में सफल होंगे, अपने जीवन में शिखरों को छूने का काम करेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता, गुरुजनों का, राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हजारों लोगों के पैसे लेकर फरार हुआ मुस्लिम फंड का संचालक रज्जाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। खुलासा करते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि पूछताछ में रज्जाक ने बताया कि काले धन को सफेद करने और 1000 करोड़ के पुराने नोटों को बदलने के लिए मुस्लिम फंड के पैसों को लगाया था। तो वसीम एक व्यक्ति है, उनके द्वारा एक सूचना दी गई जिसपे कि मुस्लिम फंड के नाम पे अब्दुल रज्जाक के द्वारा पैसा जमा कराया गया और अब वो बैंक बंद है। तो इस सूचना पे जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़ भाड़ भी लगी हुई थी, थाने में भी लोग आए थे और पैनिक सिचुएशन थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया और एसपी क्राइम मैम और सीओ ज्वालापुर, इंस्पेक्टर ज्वालापुर को भी और मुझे भी इसमें बताया गया कि आप टीम का गठन करके आगे की कार्रवाई करें। इसमें 6 टीम का गठन किया गया जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड, इनके लेन देन, ट्रांजैक्शंस और बैंक अकाउंट की डिटेल और कितनी प्रॉपर्टीज़ है, इसके बारे में पूरी डिटेल लेने के लिए तथा एसओजी के इन्वॉल्व किया गया, जिससे कि जो हमारा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और उन 3 लोगों में अब्दुल रज्जाक जो कि बैंक चला रहा था, उसका साथी नसीम और मसरूर
इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। फर्स्ट हैंड इन्होंने बताया कि ये पैसा जो था एक इनको डोनेशन मिलने वाला था, उस डोनेशन को पाने के लिए ये लोग लगभग 3.5 करोड़ रुपए दिए हैं और तथा एक और 1000 की जो पुरानी करेंसी थी उसके 1000 करोड़ के नोट थे, जिसको 25% पे लेने की बात की गई थी कि 25% आपको मिलेंगे। और ये अभियुक्त के द्वारा बताया जा रहा है। अब हमारी टीम इस पे वर्क कर रही है कि जो इनके द्वारा बताया जा रहा है उसमें सच्चाई कितनी है, और उस पर जब वर्क हो जाएगा, इसीलिए इस विषय में आरबीआई को भी सूचित कर दिया गया है और वहाँ भी इस पे जांच चल रही है। सर, अब तक कितने समथिंग अकाउंट हैं जिसमें 8,700 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 500 से कम का अमाउंट है और 13,000 कुछ हैं जिसमें एक्टिव अकाउंट है, और इसमें 7.5 करोड़ रुपए जमा है। मुस्लिम फंड जो अकाउंट खोला गया था इसमें 7.5 करोड़ रुपए जमा है और ये 30 साल से अकाउंट चल रहा है। तो ये 12,70,000 के आसपास रिकवरी हुई है, और जो एक बैंक में लॉकर है जिसमें गोल्ड रखा गया है वो लॉकर अभी बंद है। उसको माननीय न्यायालय की परमिशन से जब पीसीआर पे लिया जाएगा तो उसमें लगभग 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। अभी सारी चीज़ें जांच के दायरे में हैं। हम लोग इनसे एक दिन जो हमें समय मिला था उसमें गहनता से पूछताछ भी किए हैं। जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन रिवील की है उस पर हमारा होमवर्क शुरू हो चुका है। हमारी टीम उस पर कार्य कर रही है। उसमें जो भी हमें इनपुट मिलेगा जल्द ही आप लोगों को सूचित किया जाएगा। मुस्लिम फंड में करीब 21,000 खाताधारक हैं, जिनका नगद और सोना मिलाकर करीब 10.5 करोड़ रुपए मुस्लिम फंड में जमा है। उत्तराखंड में अपराधियों के बीच हलचल पैदा करने के लिए पुलिस ने नया कदम उठाया है। कुमाऊं रेंज के आईजी नीलेश आनंद भड़ने ने बताया कि कुमाऊं के 3 जिले नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत के 9 गैंगस्टरों की 8 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया गया है। हमने हर टाइप के लोग छाटे हुए, ठीक है, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे ब्याज माफिया हो, चाहे जो ड्रग्स माफिया हो, हर टाइप के लोगों के ऊपर शिकंजा रहेगा। ये नहीं है कि वो अवैध तरीके से संपत्ति जब्त अर्जित करते रहेंगे, क्राइम करके और आराम से रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। चाहे वो कितनी भी पहुंच दिखा रहा हो या कुछ भी हो, सबकी संपत्तियां धीरे धीरे करके, अभी ये देख रहे हो आप, एक साथ 9 मामले में हमने लगभग 8 करोड़ के लगभग जो है ये संपत्ति जब्त हुई है। लगभग 8 करोड़ के लगभग जो है हमने ऐसे 9 मामलों में, जिसमें जो है 5 मामले तो उधम सिंह नगर के हैं, 2 मामले जो है नैनीताल के हैं, 2 मामले चंपावत के। आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भड़ने ने बताया कि पिछले दिनों से उनके नेतृत्व में एक टीम कुमाऊं मंडल में गैंगस्टर एक्ट पर कार्यवाही कर रही है। ये पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार मेरे द्वारा जो है एक टीम गठित की गई है। उस टीम के माध्यम से पूरे कुमाऊं रेंज में जो भी ऐसे मामले हैं जिसमें हमने गैंगस्टर एक्ट लगा रखा है, और गैंगस्टर ये गैंग बनाकर, गिरोह बनाकर संगठित तरीके से जो है अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं, जिसमें कि वाइट कॉलर क्राइम भी है, नौकरी का झांसा देकर या भर्ती के माध्यम से, या और तरीके से जो वाइट कॉलर क्राइम में संपत्ति अर्जित करते हैं, या खनन व्यवसाय भी है, इसमें ड्रग्स के माध्यम से संपत्ति अर्जित करते हैं, ड्रग्स बेचकर, और या तो ब्याज देकर भी संपत्ति अर्जित करते हैं, कोई सट्टेबाजी करके। तो ऐसे 9 मामलों में आज जो है डीएम के वहाँ हमने 5 मामले उधम सिंह नगर के, 2 नैनीताल के हैं और 2 चंपावत के, ऐसे कुल 9 मामलों में करीबन 8 करोड़ की संपत्ति के प्रस्ताव जो है जिलाधिकारी को भेज दिए गए, और जल्दी ही जो है ये संपत्तियां जो है पूरी जब्त होगी, जिसमें बड़े पैमाने पे उनके जो है अवैध तरीके से बनाए गए निर्माण कार्य है, उनकी गाड़ियां है, ट्रैक्टर है, घर है, कई जेसीबी है, कई डंपर है। तो ये एक बड़ी हलचल जो है अपराधियों में इससे मचेगी कि जो है आप अवैध तरीके से संपत्ति जो है इस तरह से लोगों में भय और वो करा के संपत्ति नहीं वो करा सकते। और इसके साथ ही जो है जो निर्माण कार्य ये लोग कर रहे हैं उसमें भी जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हमारी जो है इसमें कुछ तो चालू हो गई है। लगभग 5 मामलों में हमने उधम सिंह नगर में ध्वस्तीकरण किया है, जिसमें एक महल सिंह हत्याकांड है, जिसमें एक पन्नू फार्म जो है कुंडा में भी ध्वस्तीकरण किया गया है, एक कुंडेश्वरी में ध्वस्तीकरण हुआ है। तो 5 मामलों में जो है एक नानक मत्ता में हुआ है। तो 5 मामलों में अब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है उधम सिंह नगर में हुई है, और जल्द ही जो है और बड़े पैमाने पे जो है संपत्तियां भी जब्त होगी और ध्वस्तीकरण भी किए जाएंगे। उधम सिंह नगर एक बड़ा जिला है जहां पर क्राइम के भी मामले आते हैं, और बाकी जो झांसा नौकरी का देना और बाकी जो अन्य आर्थिक मामले भी उधम सिंह नगर में है ज़्यादा। तो वहाँ पर भी टीमें वो है 5 मामले वहाँ पर जो है कार्रवाई की गई है। और जो भू माफिया है, अभी हमने जो है कमिश्नर महोदय और हमने भी एक लैंड फ्रॉड की मीटिंग कराई थी। तो कुछ एक संगठित गिरोह ऐसा भी है
जो यहाँ के पहाड़ के लोगों को जो है लालच देकर जो है कम पैसे में ज़मीन लेता है और संगठित रजिस्ट्री करवा लेता है। तो उन पे भी हमारी नज़र है, जल्दी जो है ऐसे लोगों पे और जो ऐसे कार्य करवाने में मदद कर रहे जो ये फर्जी रजिस्ट्रियाँ और जो है इस तरह बेचने, तो उन पे भी जल्दी शिकंजा कसा जाए। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत उत्तराखंड परिवहन निगम के रोडवेज कर्मचारियों ने अब हल्ला बोल दिया है। रोडवेज कर्मचारियों की विभागीय वार्ता विफल रहने के बाद अब कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। पर्वतीय बसों में चलाने में जितना पैसा देती है, योजनाओं में जितना पैसा देती है, लगभग 4-5 करोड़ रुपए करीब देती है। 4 करोड़ रुपए महीना। अब इन कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी ना हुई तो वह 31 जनवरी की रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। हमारी 4 रजिस्टर्ड यूनियनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है और 15 दिन पहले उसमें नोटिस दिया था, जिसमें 3 दिन का एक दिन का धरना था टनकपुर, कुमाऊं और आज देहरादून में 27 तारीख को है। 31 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार है, जिसमें सारी गाड़ी बंद रहेंगी। इसमें विशेष बात यह है कि सरकार और हमारे मैनेजमेंट की जो मंशा प्राइवेट करने की है रोडवेज को, उसका बहुत ज़बरदस्त विरोध है। और हमारे यहाँ जो करीब 3-3.5 हज़ार लोग हैं जो 15 साल के आसपास से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, उन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा बार बार। तो हमारी सारी यूनियनें अलग अलग इन मुद्दों को उठा रही थी। हमारी मीटिंग हुई और हम सब ने मिल के एक नोटिस, 13 सूत्री मांग पत्र है हमारा, एक नोटिस दिया जिसमें आंदोलन का कार्यक्रम दिया। इसके तीसरे चरण में आज यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की और श्रीनगर और 3 डिपो देहरादून के लगभग 600 गाड़ियां आज बंद है। हल्द्वानी के लोगों को नई सौगात मिलने वाली है। यहाँ रामपुर रोड में सिटी फॉरेस्ट का निर्माण होगा। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने चीड़ डिपो में बनने वाले सिटी फॉरेस्ट का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हल्द्वानी सिटी फॉरेस्ट 4.5 हेक्टेयर में बनेगा। सिटी फॉरेस्ट पार्क में रोज गार्डन, योगा पार्क, वाटर एरिया और एडवेंचर के साथ ही वॉकिंग एरिया बनाया जाएगा। देखिए, एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है हल्द्वानी सिटी फॉरेस्ट के नाम से, और पिछली बार जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में ये प्रपोज हुआ है। और प्रपोजल ये है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है, जिसमें हम लगभग 4.5 हेक्टेयर में एक सिटी फॉरेस्ट बनाने का प्रपोजल है, जिसमें रोज़ गार्डन भी होगा, पार्किंग्स भी होंगी, ग्रीन स्पेसेस भी होंगे, अन्य तरह के प्लांटेशंस भी होंगे, श्रब्स होंगे और कुछ वाटर एरियाज़ भी होंगे, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ होंगी। आप जानते हैं कि हल्द्वानी जिस तरह का शहर है, इसमें ग्रीन स्पेसेस की बहुत कमी है, और विशेषकर ऐसी कोई जगह जहाँ पे हम आराम से घूम सकें, जो कि बड़े स्तर पे हैं, वो नहीं है। और इसमें हम सारे पाथवेज का हम अगर लेंथ ले लें तो ये 2.2 किलोमीटर से ऊपर जाएगा, तो टहलने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छा स्पेस ये क्रिएट होगा। और क्योंकि ये बोर्ड की बैठक में आया था, उसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ था, आज इसको देखा गया और इसको फीजिबल पाया गया है, तो इसको प्राधिकरण की ओर से हम लोग इसको सैंक्शन दे देंगे और जल्दी इसमें फिर काम शुरू करवाया जाएगा। कब तक चालू हो जाएगा सर? अभी सैंक्शन इसको हम देंगे, इसी महीने सैंक्शन मिल जाएगा, और इसके बाद इसके ऊपर जो कार्यदायी संस्था फॉरेस्ट्स में रहेगी, आप लोग टेंडरिंग वगैरह करेंगे। आपने एश्योरेंस दिया है कि इसको लगभग 6 महीने में आप लोग पूरा कर सकते हैं, अगर फंड फ्लो मेंटेन रहेगा तो। ये काफ़ी दिन से यहाँ पे एक हल्द्वानी में सिटी पार्क बनाने का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो अभी उसको एक काफ़ी इसमें काम किया गया है। और इसमें जो हमारा सुशीला तिवारी के पास जो एरिया है फॉरेस्ट का, जहाँ पे वन निगम का डिपो भी है, तो इसमें हम लोग इसको अभी प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि डिपो भी रहेगा, साथ में एक सिटी पार्क का भी लगभग 4-4.5 हेक्टेयर का हमारे पास ये ज़मीन है, जिसमें कि सिटी पार्क डेवलप करने का प्लान है। कब तक उम्मीद है कि शुरू होने की? ये अभी इसका DPR भी लगभग प्लान फाइनल हो गया है, और इसमें नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण जो है इसमें फंडिंग करने के लिए एग्री किए हैं। और आज इसमें कमिश्नर कुमाऊं जो है, इनका विजिट था यहाँ पे, उन्होंने भी सैद्धांतिक रूप से इसमें सहमति दे दी है, और ये जैसे भी धनराशि इसका प्राप्त होगा तो उसके बाद इसका कार्य शुरू करेंगे। 26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में शुक्रवार को हरिद्वार से कांग्रेस ने अपनी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहे। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो है हरिद्वार फेज है, जिसका आज शुभारंभ अध्यक्ष जी करण माहरा जी के हाथों से हुआ है, और ये अब निरंतर 2 माह तक चलेगा, जिसमें सभी कस्बों को, सभी गाँवों को जोड़ेंगे, लोगों से हाथ जोड़ेंगे और लोगों को श्रृंखलाबद्ध करेंगे, ताकि इस सरकार की जो कुकृति हैं, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे देहरादून वाले हों, चाहे दिल्ली वाले हों, महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, भ्रष्टाचार, इन सब बिंदुओं पर हम लोगों को लामबंद करेंगे।
ताकि लोगों को इस कुशासन से मुक्ति मिल सके और लोकतंत्र बचाने का जो अभियान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खरगे साहब के नेतृत्व में चल रहा है, उसको हम आगे बढ़ा सकें। क्योंकि आज सबसे बड़ी आवश्यकता देश की जो है संवैधानिक लोकतंत्र को बचाना है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना है, आम आदमी को बचाना है। आज आम आदमी पिस गया है, बर्बाद हो गया है, चौपट हो गया है, क्योंकि ये सरकार के पास आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, सामान्य लोगों के लिए, दलितों, पिछड़ों, कमजोरों के लिए कुछ है ही नहीं करने को, जो है केवल उन पर महंगाई और बेरोजगारी थोपने के अलावा। राहुल गांधी की यात्रा समाप्त नहीं हुई है। हमने उनसे आग्रह किया, हमारा पूरा नेतृत्व वहाँ जम्मू गया था और जैसे ही उनको समय मिलेगा, 4-5 महीने से वो जो पार्टी का कामकाज है उसको भी नहीं देख पाए हैं, लेकिन राहुल गांधी कंसर्न है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे जाने से 8 दिन पहले उन्होंने मिस्टर पाठक और 2 जूलॉजिस्ट को बुलाकर पूरे हिमालय, जो नया हिमालय है, इसके बारे में चर्चा की थी। क्योंकि केवल जोशीमठ में नहीं हो रहा सर, मैं खुद गया था, कर्णप्रयाग का जो बहुगुणा शहर है वो पूरा टूट रहा, 38 घर लगभग समाप्त हो चुके हैं। उनको 2 साल से वो एप्लीकेशन लिख रहे, कोई नहीं सुन रहा है। हमारे उत्तरकाशी में क्रैक आ गए, टिहरी में क्रैक आ गए, हमारे मसूरी से लगे हुए क्षेत्र में क्रैक हैं, धारचूला में क्रैक हैं। जो है कॉरपोरेट के आगे घुटने टेक के बैठा है। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और यही राहुल गांधी की चिंता का विषय है। उन्होंने एक बात और कही कि जो इसरो की रिपोर्ट आई थी, उसकी रिपोर्ट जिस तरीके से गायब करी गई, उसको रोका गया, ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पढ़े लिखे विकसित राष्ट्र जो हैं वो ऐसी रिपोर्ट्स का इस्तेमाल लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए, आगे को क्या प्रिवेंट करना है हमने उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी सरकार के अनपढ़ कहना चाहूँगा या जिनको अनुभव नहीं है, अनुभवहीन जो नेता हैं, वो ऐसी रिपोर्ट्स को रोकने की कोशिश करें, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देहरादून में एसटीएफ ने 4 और फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। इनसे एसटीएफ ने फर्जी डिग्री भी बरामद की है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 6 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार कर दिया है, जिनमें मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।